हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आई होप आप लोगों ने डे 4 तक कंप्लीट कर लिया होगा। मैंने कसम खाई थी 5 दिन के अंदर 50 नंबर तक तुम्हें कंफर्म करके दूंगा। आई होप आप लोगों ने हिम्मत से और कंसिस्टेंटली सीरीज को फॉलो किया है। जस्ट फॉर 5 डेज अभी भी कुछ भी अगर बचा हो ना, प्लीज खत्म कर देना और कोशिश करना कि 5 के 5 दिन का पूरा खत्म करने के बाद दिन रात अपने क्लास नेक्स्ट पेपर की तैयारी में लग जाना। चाहे वो फिजिकल एजुकेशन का पेपर हो, ईपी का, जो भी आपके पास पेपर है। और जैसे ही फिजिकल एजुकेशन का पेपर देके आओगे ना, मैं मिलूंगा अपनी क्लास धासु स्ट्रेटजी के साथ, जिसके अंदर हम नेक्स्ट 4 डेज के अंदर कंप्लीट बीएसटी सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, केस स्टडीज, चाहे एनसीईआरटी के कीवर्ड्स हो, कंप्लीट रिवीजन हो, एमसीक्यू हो, सब कुछ मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट 4 डेज के अंदर। दिन रात मेहनत करेंगे और सिर्फ बीएसटी पढ़ के उसका पेपर देखना कितना बेहतर जाएगा। फिर उसी तरीके से मैं आपकी इको की और अकाउंट्स की प्रिपरेशन कराऊंगा। उसमें काफी गैप है, आराम से हम लोग कर लेंगे, राइट। तो फिलहाल आप सबसे क्लास यही रिक्वेस्ट है, प्रेजेंट लगाओ और डे 5 में से कितने दिन का टारगेट आपने अभी तक खत्म किया है। 4 3 2 1 या अभी शुरू ही नहीं किया, मुझे बताओ। और क्लास ये मुझे प्रॉमिस चाहिए कि ये 5 दिन आपने शुरू में प्रॉमिस किया था, तभी ये सीरीज लेके आया मैं। और आज आपसे बोल रहा हूँ इसे खत्म करके जाना। आज लास्ट के 2 चैप्टर पढ़ेंगे, मार्केटिंग और कंज्यूमर प्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से खत्म करेंगे। और उम्मीद है यहाँ इसी वीडियो से कम आपको 12 मार्क्स तक का मिल जाएगा, राइट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर मार्केटिंग मैनेजमेंट। इसमें ना ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मार्केटिंग फिलॉसफी। 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से, मतलब इस टॉपिक से बनेगा ही बनेगा। देखो, 5 अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अलग अलग सेलर्स की अलग अलग फिलॉसफी होती है। सबसे पहला प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है। ये फिलॉसफी रखने वाले प्रोड्यूसर्स क्या कहते हैं, सामान जो है ना वो लो प्राइस पे बेचो, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। 2 चीजें, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करो ताकि सामान हर जगह इजीली अवेलेबल हो। घड़ी, रिन, फेना ही लेना, लक्स, है ना, पार्ले जी, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करो, कॉस्ट को कम से कम रखो और सेलिंग प्राइस भी लो रखो ताकि सामान इजीली अवेलेबल हो और सस्ता हो, तभी लोग सामान खरीदेंगे। दूसरी फिलॉसफी रखने वाले लोग सोचते हैं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, वो सोचते हैं सामान हाई क्वालिटी का होना चाहिए, एक्स्ट्रा फीचर्स होने चाहिए, प्रोडक्ट के अंदर इंप्रूवमेंट्स होने चाहिए। यहाँ पे बात करता है क्वालिटी हाई और प्राइस हाई। यहाँ पे क्या बात करता है, लो प्राइस और इजीली अवेलेबल। तो जरूरी नहीं है कि हर सेलर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट हर बायर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट ढूंढता हो या फिर हर बायर जो है सस्ता सामान ढूंढता हो। तो दोनों के अपने अपने मेरिट्स और अपने अपने डीमेरिट है। तो आप केस स्टडी पढ़ोगे, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट की बात होगी, प्रोडक्ट इनोवेशंस की बात होगी, तो समझ जाना प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। और अगर इजीली अवेलेबल हो, सेल्स टारगेट करने की बात कर रहे हो, तो आप समझ जाना कॉस्ट कम से कम करने की बात कर रहे हो, तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, अग्रेसिव प्रमोशनल टेक्निक करके जो प्रोड्यूसर्स ने प्रोडक्शन किया है उसको वो बेच देगा। यहां पे ना एक बिलीफ है, यहां पे एक प्रोड्यूसर की बिलीफ है कि वो जो चाहे वो बेच सकता है, अच्छे से उसका ऐड कराए तो। एम्फेसिस ऑन सेल वॉल्यूम, सेल्स वॉल्यूम बढ़ाना। और क्लास यहां पे लिखा है अट्रैक्टिंग एंड परसुडिंग कस्टमर्स, कस्टमर को अट्रैक्ट करो, एडवर्टाइजमेंट कराओ, अग्रेसिव प्रमोशनल टेक्निक का यूज करो और किसी भी तरीके से सामान को बेच दो। बाय हुक और क्रुक सेल करने का मेन मोटो होता है सेलिंग कॉन्सेप्ट। सबसे अच्छा है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जहां पे कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द मेन एम। यहाँ कस्टमर की नीड और वांट को फुलफिल किया जाता है विद ऑप्टिमम प्रॉफिट्स। और लास्ट है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। देखो, ये जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि कंज्यूमर किंग है, कंज्यूमर की जो भी डिमांड है, जो भी नीड वांट्स है, हम उसको पूरा करेंगे। लेकिन सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि कंज्यूमर की डिमांड को पूरा करेंगे, लेकिन वो सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, वो सोसाइटी के इंटरेस्ट में होना चाहिए। यहां से एक लाइन आती है जो एनसीईआरटी में है, अपार्ट फ्रॉम द कस्टमर सेटिस्फैक्शन इट पे अटेंशन टू सोशल, एथिकल एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग। तो वो कस्टमर कह रहा है कि मुझे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू पीना है, तो आप उसे मत बना के बेचो। क्यों? क्योंकि कस्टमर का नीड तो पूरा हो जाएगा बट सोसाइटी पे उसका हार्मफुल इंपैक्ट आएगा। सो कस्टमर सेटिस्फैक्शन विद वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, सोशल, एथिकल एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग। तो ये कीवर्ड से आप समझ जाओगे ये सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, मैं आपको भी प्रैक्टिस भी कराऊंगा। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, पहले क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर टू बी एक्सटेंशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का एक्सटेंशन कौन सा है, विच अपार्ट फ्रॉम कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे अटेंशन टू द एथिकल इकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट। ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, वो सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मैच द मार्केटिंग फिलॉसफी, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही है। तो आपको मैच करना है,
प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इट emphasizes on profit maximization through volume of production, thereby reducing the cost of production। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना है, तो ये हो गया प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। इट emphasizes on increasing the profit through increasing sales volume by adopting aggressive selling technique, ये हो गया आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट। तो आर का फर्स्ट हो गया, देखो आर का फर्स्ट कहाँ पे है, आर का फर्स्ट यहाँ भी है, आर का फर्स्ट यहाँ भी है, तो ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए। और आपका क्यू का थर्ड कहाँ पे है, क्यू का थर्ड भी दोनों जगह पे है। अब पी का और एस का चेक कर लो, समझ जाओगे आप। अगला है इट एम्फसाइजेस ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तो भैया ये तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हो गया, यानी कि एस का 4, तो यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है, एस का 4। तो पी का जो होगा वो होगा सेकंड, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट जो है वो क्वालिटी पे बात करता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, जो मिक्स है, वो कौन सा मिक्स है, प्राइस मिक्स। प्राइस इसका मतलब क्या है, प्राइस मिक्स का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटिंग टू फिक्सिंग द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। किसी भी कोई भी कमोडिटी अगर मार्केट में बेचोगे ना, उसके साथ एक प्राइस टैग जरूर होगा। वो प्राइस कैसे डिसाइड किया जाएगा, या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि किसी भी कमोडिटी का प्राइस होगा कितना, वो हम क्लास यहां सीखने वाले हैं, ध्यान समझना। इट इज द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट है। नो प्रोडक्ट कैन बी लॉन्च विदाउट अ प्राइस टैग, एटलीस्ट सम गाइडलाइंस होगा प्राइसिंग के लिए। प्राइस जो है कॉम्पिटिटिव वेपन है, जो डिमांड जो है वो बढ़ाता है। भाई डिमांड को बढ़ाना और कम करना प्राइस का खेल है, प्राइस अप डिमांड कम, प्राइस डाउन डिमांड ज्यादा। प्राइस इज कंसिडर एज टू बी एन इफेक्टिव कॉम्पिटिटिव वेपन, प्राइस इज ऑफन यूज एज अ रेगुलेटर ऑफ द डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट। प्राइस ही ऐसी चीज है जहां से आप दूसरे से कॉम्पिटिशन में आगे निकल सकते हो, प्राइस को कम करके। अच्छा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको तुमको दिमाग में रखना चाहिए किसी भी कमोडिटी का प्राइस डिसाइड करने से पहले। तो सबसे पहले है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। अगर किसी भी कमोडिटी का कॉस्ट ऊपर है तो प्राइस भी ऊपर होगा, कॉस्ट नीचे है तो प्राइस भी नीचे होगा। एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन मार्केट, हाई कंपटीशन मार्केट में है तो प्राइस कम, लो कंपटीशन मार्केट में है तो प्राइस ज्यादा। कस्टमर डिमांड यूटिलिटी, हाई डिमांड अगर लोग कर रहे हैं, डिमांड ज्यादा है, यूटिलिटी ज्यादा है प्रोडक्ट की, तो प्राइस हाई है। जैसे गर्मी आ रही है तो एसी की डिमांड बढ़ेगी, गर्मी बहुत पड़ने वाली इस साल, तो प्राइस एसी का हाई चला जाएगा। गवर्नमेंट लीगल रेगुलेशन, सरकार लीगल रेगुलेशन का मतलब क्या है, सरकार देखती है कि भैया कोई चीज ऐसी है जो लाइफ नेसेसरी ड्रग्स है, या कोई मेडिसिन है, कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है जिसका प्राइस नहीं बढ़ना चाहिए, सरकार उस प्राइस को रेगुलेट करती है प्राइस सीलिंग के थ्रू। जो एलपीजी हो गया है, जो भी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, सरकार कहती है इसका प्राइस आप बढ़ा के नहीं बेच सकते, तो उसका प्राइस आपको कम ही रखना पड़ेगा, आप प्राइस नहीं बढ़ा सकते क्योंकि गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन लगे हुए हैं। लेकिन अगर डिमांड हाई है, अदर प्रोडक्ट की डिमांड हाई, यूटिलिटी हाई, तो आप प्राइस हाई रख सकते हो। मार्केटिंग मेथड यूज, आप कौन कौन से मार्केटिंग मेथड यूज करते हो। अगर आप ज्यादा बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस से ऐड कराते हो, सेलिब्रिटी से एडवर्टाइजमेंट कराते हो, तो प्राइस हाई होगा, अदरवाइज प्राइस लो होगा। इसलिए ठेले बेचने वाले जो लोग होते हैं उनका प्राइस कम होता है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जो जाते हैं उनका प्राइस क्या होता है, ज्यादा होता है सेम चीज का। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं डिफरेंस भी होगा, बट लेकिन एक प्राइमरी रीजन ये भी है कि उनकी कॉस्टिंग ज्यादा है। मॉल में बैठ के चाय पियोगे तो मान लो 50 रुपए 100 रुपए की चाय मिलेगी, और ठेले पे पीते हो तो 10-20 रुपए की चाय मिल जाएगी। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, देखो दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, किसी किसी का ऑब्जेक्टिव होता है सेल्स को बढ़ाना, तो उसको प्राइस कम करना पड़ेगा। किसी का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट को बढ़ाना, तो उसको प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो आप प्राइस ज्यादा रखो। सेल मैक्सिमाइजेशन है, आप चाहते हो आपका प्रोडक्ट हर जगह फैले, ज्यादा से ज्यादा लोग आपका प्रोडक्ट यूज करें, तो प्राइस जो हो बिल्कुल कम से कम हो। प्राइस फिक्सेशन प्रोसेस इज ऑल्सो अफेक्टेड बाई अदर एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग सच एज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा है, सेल्समैन कैसे हैं आपके, है ना, क्वालिटी ऑफ एडवर्टाइजिंग, ऐड कैसा करा रहे हो, सेल प्रमोशनल एफर्ट कौन कौन सा है, पैकिंग कैसा टाइप का कर रहे हो, है ना, क्रेडिट फैसिलिटी दे रहे हो नहीं दे रहे। जैसे अगर कोई इंसान आपके घर डिलीवरी कराता है सामान, तो थोड़ा प्राइस ज़्यादा भी होगा तो भी आप ले लोगे। फॉर एग्जाम्पल कंपनी प्रोवाइड फ्री होम डिलीवरी, इट हैज सम फ्लेक्सिबिलिटी इन फिक्सिंग प्राइस, तो क्योंकि वो फ्री डिलीवरी कराता है, दूसरा इंसान नहीं कराता, तो वो प्राइस को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। तो ये वो सारे फैक्टर्स है जो तुम्हें डिसाइड करना है किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस सेट करने से पहले। और इसके क्वेश्चंस क्या क्या है। While the product cost set to be lower limit, the price of a product, the upper limit price which buyer would prepare to pay is decided by। तो बताओ क्लास, लोअर जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो कम से कम है, लेकिन अपर लिमिट कैसे डिसाइड करोगे, डिमांड यूटिलिटी। देखो अगर मान लो मेरे सामान बनाने में 100 रुपए लगाए,
तो भाई मैं 100 रुपये तो कम से कम लूंगा ही अगर मेरी कॉस्ट 100 है तो। लेकिन अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितना ले सकता हूँ, ये डिपेंड करेगा अगला डिमांड और यूटिलिटी पे, कि डिमांड कितना है, यूटिलिटी कितना है उसके ऊपर। तो ए पॉइंट है यूटिलिटी एंड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट, प्रखर लिमिटेड is the manufacturing of life-saving drug. There was a outbreak of flu 2 years back that spread quickly and affected many people. Prakhar Limited made huge investments on research and development and was able to develop a medicine for the same. The medicine was very effective in controlling the flu and now it has become necessity for the patient. As a result, the demand for the medicine increased manifold. Demand बढ़ गई medicine की ना. Considering demand, the company increased the price of medicine. The government observed the situation. Since it was only available medicine to combat flu, the government declared it is an essential medicine और regulate कर दिया price को. तो from the फॉलोइंग आइडेंटिफाई द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिटरमिनेंट ऑफ प्राइस. कौन सा है, प्रोडक्ट कॉस्ट या, तो इसका सही आंसर क्या है क्लास? एक तो सबसे पहला है गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन हो गया एक तो, फोर्थ पॉइंट. तो जहां जहां फोर्थ पॉइंट है वो पॉइंट सही जाएगा. प्रोडक्ट कॉस्ट, मार्केटिंग मेथड यूज, यूटिलिटी डिमांड. इसमें यूटिलिटी डिमांड भी है थर्ड पॉइंट, राइट, और इसमें थर्ड पॉइंट भी है, तो ये फोर्थ हटा दो. अभी थर्ड पॉइंट भी है. मार्केटिंग मेथड यूज है नहीं, तो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो भी है. यूज इन्वेस्टमेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी काफी खर्चा किया है, तो कॉस्ट है, यूटिलिटी है और गवर्नमेंट रेगुलेशन, यानी कि फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, राइट. फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, प्रोडक्ट कॉस्ट भी है, यूटिलिटी भी है और गवर्नमेंट लीगल रेगुलेशन भी है. अच्छा, ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवर्टाइजिंग और पर्सन सेलिंग का डिफरेंस. और मैंने देख रहा हूं कि लास्ट 2-3 ईयर्स में ना इस टॉपिक से सच में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल मिस मत करना, एडवर्टाइजिंग और पर्सन सेलिंग का डिफरेंस. सबसे पहले फॉर्म, जो एडवर्टाइजिंग है वो इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, जहां पे पर्सनली किसी को आप फोर्स नहीं कर रहे, आप एक कॉमन मैसेज स्प्रेड कर रहे हो और सब लोग उसको देख रहे हैं. लेकिन जो पर्सन सेलिंग है ना, वो पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है. फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूं, जो एडवर्टाइजिंग है वो लेस फ्लेक्सिबल है, क्योंकि स्टैंडर्डाइज मैसेज यहाँ पे यूज किया जाता है. आप मैसेज को चेंज नहीं कर सकते. आप एक घर पे इंसान आ रहा है ना, तो आपके हिसाब से बात करेगा, वो मैसेज को चेंज कर सकते हो आप. पर जो एडवर्टाइजिंग है वो लाखों लोगों तक पहुंच जाता है, जबकि पर्सन सेलिंग में आप हजारों लोगों तक भी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि आप कितने सेल्समैन अपॉइंट करोगे. 1000 घर जाने के लिए कम से कम आपको एक दिन में इंसान 5 घर भी जाएगा तो 200 सेल्समैन अपॉइंट करने पड़ेंगे. तो ये लाखों करोड़ों लोगों तक नहीं पहुंच सकता. ये जल्दी इमीडिएट बेसिस पे लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच सकता है. कॉस्ट पर पर्सन जो है वो बहुत कम है, यहाँ पर पर्सन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है. और यहाँ पर पर्सन की जो कॉस्ट है वो बहुत ही, यहाँ बहुत कम है पर पर्सन की कॉस्ट, यहाँ पर पर्सन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है. बिकॉज ऐड आ रहा है टीवी में, करा दिया, मान लो 2 करोड़ भी लगे, तो 2 करोड़ लोगों को 20 लाख लोगों ने देख लिया, तो 10 रुपये में हो गया ना पर पर्सन कॉस्ट. लेकिन यहाँ पे पर पर्सन की जो कॉस्ट आती है बहुत ज़्यादा आती है. एडवर्टाइजिंग मार्केट को शॉर्ट टाइम में कवर करता है, जबकि पर्सन सेलिंग मार्केट को बहुत लंबे समय में कवर करता है. एडवर्टाइजिंग में मास मीडिया यूज होता है, जबकि पर्सन सेलिंग में पर्सनली इंसान जाके बेचता है, तो कोई मास मीडिया, रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर यूज नहीं होता. एडवर्टाइजिंग में फीडबैक नहीं मिलता, पर्सन सेलिंग में करेक्ट फीडबैक मिलता है. एडवर्टाइजिंग किसके लिए यूजफुल है? जो स्टैंडर्डाइज गुड्स है, कस्टमर प्रोडक्ट है, जैसे ग्रोसरीज वगैरह हो गया, उनके लिए. लेकिन ये किसके लिए? कस्टमाइज प्रोडक्ट के लिए, जो इंसान आपके लिए स्पेशली कोई सामान बना रहा है. आपका लाइफ इंश्योरेंस हो गया, आपके लिए कोई मशीन हो गई, जो आपके लिए कोई सॉफ्टवेयर हो गया, कोई एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन हो गया, वेबसाइट हो गई, तो उसके लिए पर्सन सेलिंग है. और बाकी ग्रोसरी वगैरह के लिए क्या है? एडवर्टाइजिंग, या इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एडवर्टाइजिंग. Which of the following statement about advertising is incorrect? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ये पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, करेक्ट है. पेड फॉर्म है, पैसा दिया जाता है, एडवर्टाइजिंग का बिल्कुल करेक्ट है. मास सेलिंग टेक्निक है, करेक्ट है. इनफ्लेक्सिबल है, एज मैसेज कैन नॉट बी एडजस्टेड द नीड ऑफ द बायर. ये भी अच्छा, क्या बोल रहा है? इनकरेक्ट कौन सा है? अच्छा, ये पहला ही इनकरेक्ट है ना, पर्सनल नहीं है, इम्पर्सनल है. जो एडवर्टाइजिंग है वो इम्पर्सनल है, पर्सन सेलिंग पर्सनल है. तो ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन अच्छा था. मैच द फॉलोइंग टूल्स ऑफ प्रमोशन. प्रमोशन के टूल पता है ना? पर्सन सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन और पब्लिक रिलेशन. ये दीज आर द 4 टूल्स ऑफ प्रमोशन. प्रमोशन के 4 टूल है, आपको मैच करना है. इट अंडरटेकन बाय सम आइडेंटिफाइड पर्सन कंपनी हु मेक एफर्ट्स टू बियर द कॉस्ट ऑफ इट. यानी कि स्पॉन्सरशिप की बात कर रहा है, या एडवर्टाइजिंग है. इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू द अवेयरनेस स्टेज एंड डेवलप प्रोडक्ट प्रेफरेंसेस विद द एम ऑफ मेकिंग सेल. इट हेल्प्स इन मैनेजिंग पब्लिक ओपिनियन. तो पब्लिक ओपिनियन के पब्लिक रिलेशन, अगर आप इसी 2 से कर सकते हो, ठीक है. यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखोगे, इट हेल्प्स इन मैनेजिंग पब्लिक ओपिनियन, तो देखो ये तो मुझे पक्का पता है कि सी का 4th है, सी का 4th, लेकिन देखो 3 जगह है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया आपका, ठीक है.
ये ऑप्शन गलत हो गया। अब पहला देखते हैं, ए का थर्ड है तो ए का थर्ड यहाँ पे। अब क्या बी का फर्स्ट है, इट पे इंपोर्टेंट रोल द अवेयरनेस स्टेज एंड डेवलप प्रोडक्ट प्रेफरेंस विद द एम ऑफ मेकिंग सेल। हाँ, ये क्लास बिल्कुल इसका फर्स्ट हो गया। और उसके अलावा डी का सेकंड है, इट यूज टूल स्पेशली डिजाइन टू प्रमोट कस्टमर्स मिडिल मैन एंड टू सेल्स पर्सन। तो ये हो गया आपका सेल प्रमोशंस। ठीक है, सब तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, यानी इसका ए पॉइंट करेक्ट है। गिवन 4 पॉइंट्स। अच्छा देखो, ये भी पेपर में सवाल पूछा गया है, आपको डिफरेंस बताना है किसी भी तरीके से एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग के बीच में 4 डिफरेंस। अब इन्होंने आंसर्स में ना बेसिस लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा जब भी पेपर में ऐसा डिफरेंस आए ना तो बेसिस वाला पॉइंट जरूर डाला करो, एक अच्छा इंपैक्ट आता है। कोई टीचर क्या पता काट ले नंबर, इसीलिए बेसिस जरूर लिखा करो। देखो 10 पॉइंट है, आप कोई भी जितने पॉइंट जितने नंबर का होगा उतने पॉइंट आप उसमें लिख देना। लास्ट चैप्टर है कंज्यूमर प्रोडक्शन। इसके अंदर 2 चीजें मैंने बताई थी, 3 टियर रिड्रेसल मशीनरी, ग्रीवेंसेस, और पहला है राइट्स ऑफ ए कंज्यूमर, जो सबसे ज्यादा चांस है। ऑल्दो आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो भी अच्छे से याद करके जाना, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे राइट्स को पढ़ते हैं। सबसे पहला राइट है राइट टू सेफ्टी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हमें बहुत सारे राइट्स देता है, हमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। सबसे पहला राइट हमें मिलता है राइट टू सेफ्टी। अगर हम कोई भी सामान खरीद रहे हैं ना तो ये हमें राइट देता है कि जो प्रोडक्ट हमारी सेफ्टी दे, हमारी जान माल को नुकसान नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। सप्लाई ऑफ सेफ गुड्स, इट इज वायलेटेड। ये कब वायलेट होगा? जब कंज्यूमर को किसी प्रकार की इंजरी या कंज्यूमर बीमार हो जाएगा प्रोडक्ट को यूज करके। सप्लाई करना, अगर आप मिलावट का सामान बेच रहे हो, एक्सपायरी प्रोडक्ट बेच रहे हो, प्रेशर कुकर फट जा रहा है, आयरन फट जा रहा है, आपको नुकसान हो रहा है ना किसी भी तरीके से, तो समझ जाना कौन से राइट का उल्लंघन हुआ है, राइट टू सेफ्टी। अकॉर्डिंग टू दिस राइट, the consumer has the right to protected against the marketing of hazardous goods that are hazardous to life and property. This right is important for safe and secure life. The right includes long-term interest as well as their present requirement. Sometimes manufacturing defects in pressure cooker, gas cylinder and other electrical appliances may cost to life, हेल्थ एंड प्रॉपर्टी ऑफ कस्टमर। तो इसका मतलब हमारा ये राइट है कि जो भी प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं ये हमारी जान को नुकसान ना पहुंचाए। दूसरा है राइट टू अश्योर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आजकल राइट टू चॉइस की जगह पे हम लोग राइट टू अश्योर्ड वर्ड यूज करते हैं। आपका राइट है, दुकानदार आपको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट दिखाएगा और आपको चूज करना है। दुकानदार आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप यही वाले ब्रांड का सामान खरीदो, ये आपका राइट है, आपको चूज करना है। The consumer has the freedom to access variety of product at competitive price. This implies that the marketer should offer a variety of product in terms of quality, brand, prices, size, etc. and allow consumer to make choice among these. Consumer must be allowed to select the product independently with his choice. Violate कब होगा ये वाला आपका right? When salesman or marketer insists the customer to buy a particular brand. कि नहीं भी इसी ब्रांड का खरीदो, तो कौन से राइट का उल्लंघन हो रहा है? राइट टू अश्योर्ड। अगला राइट टू इन्फॉर्मेशन। प्रोडक्ट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, एमआरपी, बैच, प्राइस, कैसे यूज करना है, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं इसके अंदर, कंटेंट क्या क्या है, सारी चीजें आपको बताए, ये दुकानदार बताएगा आपको। ये राइट है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन। सेलर और मैन्युफैक्चरर मस्ट गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंटेंट, यूज ऑफ प्रोडक्ट। और ये वायलेट कब होगा? व्हेन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इज नॉट गिवन। अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दिया प्रोडक्ट का, तो कौन सा ये प्रोडक्ट के इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है। प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको सारी जानकारी नहीं मिलती है तो वो कौन सा राइट का उल्लंघन हुआ है? राइट टू इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है राइट टू रिप्रेजेंटेशन। अगर नुकसान हुआ तो तुम कंप्लेन फाइल कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है राइट। अगर किसी भी कंज्यूमर को नुकसान हुआ है तो वो कंप्लेन फाइल कर सकता है। इस राइट को बोलते हैं राइट टू हर्ड और राइट टू रिप्रेजेंटेशन। कंपनी टोल फ्री नंबर, ईमेल आईडी, सजेशन बॉक्स, कंप्लेन बॉक्स लगवाती है, देती है आपको टोल फ्री नंबर वगैरह, ताकि आप कंप्लेन फाइल कर सको। तो वो कौन से राइट का पालन कर रही है? राइट टू हर्ड और रिप्रेजेंटेशन। लेकिन अगर टोल फ्री नंबर नहीं दिया, प्रोडक्ट खरीदने के बाद आपकी कंप्लेन नहीं सुन रहा, कोई दुकानदार आपकी बात नहीं सुन रहा, आप किसी को कंप्लेन फाइल नहीं कर सकते, कोई मेल आईडी नहीं है, कोई सीनियर नहीं से कंप्लेन फाइल कर सको, तो कौन से राइट का उल्लंघन हुआ है? राइट टू रिप्रेजेंटेशन। द कंज्यूमर हैज द राइट टू फाइल अ कंप्लेन एंड टू बी हर्ड इन केस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन। आप अगर डिससैटिस्फाई हो, आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो। कंज्यूमर हैज द राइट टू फाइल कंप्लेन। इट इज वायलेटेड व्हेन मार्केटर मेक्स नो अरेंजमेंट ऑफ फाइलिंग कंप्लेन। कंप्लेन का कोई भी अरेंजमेंट नहीं है, कंप्लेन को रिफ्यूज कर रहा है, नहीं ले रहा है कंप्लेन, तो भैया उस सिचुएशन में टोल फ्री नंबर भी नहीं दे रहा आपको, तो और उस सिचुएशन के अंदर आप क्या, कौन सी राइट का वायलेशन हुआ है? राइट टू सीक, राइट टू हर्ड एंड रिप्रेजेंटेशन। राइट टू सीक रिड्रेसल आपको कॉम्पनसेशन देने की बात करता है कि अगर आपका नुकसान हुआ है जेन्युइनली, तो ये राइट
आपको ये अधिकार देता है कि आप कॉम्पनसेशन, हर जाना, जो भरपाई है आपकी वो की जा सके। अकॉर्डिंग टू दिस राइट द कंज्यूमर हैज द राइट टू गेट कॉम्पनसेशन और सीक रिड्रेसल अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। कंप्लेन फाइल करना, राइट टू हर्ट, और कॉम्पनसेशन मिलना, राइट टू सीक रिड्रेसल। आप हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी केस स्टडी में आपको कॉम्पनसेशन मिल रहा है तो वो सीक रिड्रेसल है, और आप कंप्लेन फाइल कर रहे हो तो राइट टू हर्ट है। कीवर्ड क्या है? कंज्यूमर हैज राइट टू गेट कॉम्पनसेशन फॉर डैमेज ही सफर्ड। तो क्या क्या कॉम्पनसेशन मिलेगा? प्रोडक्ट का एक्सचेंज होगा, प्रोडक्ट रिपेयर होगा, आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा, मार्केट से प्रोडक्ट को विड्रॉ कर लेंगे। द मेन डिफरेंस बिटवीन राइट टू हर्ट और राइट टू रिड्रेसल इज दैट राइट टू हर्ट इज कंसर्न रिगार्डिंग फाइलिंग कंप्लेन, आप कंप्लेन फिल कर सकते हो, और रिड्रेसल का जो फोकस है वो नेक्स्ट स्टेप है, यानी कॉम्पनसेशन मिलने का है। तो इन दोनों में डिफरेंस जो है ध्यान रखना, यहाँ कंफ्यूजन बहुत होता है। आपके राइट्स क्या हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एज अ कंज्यूमर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आपको कौन कौन से राइट्स देता है, कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, ये जानने का हक भी तुमको है। इसको बोलते हैं राइट टू एजुकेशन। कंज्यूमर हैज राइट टू इन्फॉर्म अबाउट द प्रोविजन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, व्हाट आर हिज राइट्स। जनरली एनजीओ, गवर्नमेंट एजुकेशन जो है ना, वो कंज्यूमर को एजुकेट करती है, टीवी, न्यूज़पेपर, मीडिया के थ्रू, कॉन्फ्रेंस के थ्रू, सेमिनार के थ्रू, मैगजीन के थ्रू लोगों को बताया जाता है। गांव-गांव जाया जाता है, ग्रुप ऑफ लोग गांव में जाते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं, लोगों को समझाते हैं, बताते हैं भाई तुम्हारे राइट्स क्या क्या हैं, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, कोई फ्रॉड करेगा तो कैसे आप बचोगे। टीवी पे भी काफ़ी ऐड आता है कि आजकल नए नए फ्रॉड निकल आ गए हैं, लोग आपको लॉटरी के नाम पर लूटेंगे, लोग बोलेंगे आपके घर में कोई जेल में चला गया, एडमिट हो गया, हॉस्पिटल में, किसी तरीके से लूटेंगे, ये पिन दबाओ, ओटीपी डालो, ऐसी चीज़ों से ना सर टीवी पे ऐड आते हैं। इसी तरीके से ना जागो ग्राहक जागो कैंपेन भी सरकार ने चलाया था पहले, कि भाई ग्राहक जो है वो जागो, ग्राहक को लूट नहीं सकता कोई, और ग्राहक को लूटोगे तुम्हारी खुद की कंपनी बंद होगी आगे चल के, हमेशा तो चलेगी ना फिर कंपनी। क्वेश्चन है इस बेसिस पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंज्यूमर राइट्स अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट गिव्स द फ्रीडम कंज्यूमर टू एक्सेस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। तो इसको बोलते हैं राइट टू अश्योर्ड या राइट टू चूज। जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट में से आपके पास राइट है कि आप कौन सा प्रोडक्ट को चूज कर सकते हो, आपका अधिकार है। तो ऐसे एमसीक्यू पेपर में आ चुके हैं, तो ये वो नहीं जो मैंने दे दिया, पेपर में ऑलरेडी आया हुआ है। 9th क्वेश्चन का आप खुद बताओ आंसर, वीडियो पॉज करो, आंसर बताओ। As per the Consumer Protection Act 2019, the consumer has right to file complaint and heard in case of dissatisfaction, है ना। complaint file कर सकते हो ना, right to heard और right to representation एक ही है, right? ऐसा नहीं हर्ड अलग होगा, रिप्रेजेंटेशन अलग होगा, एक ही साथ आएगा। मिस्टर अक्षय 20-year-old कॉलेज स्टूडेंट परचेज अ बुक ऑनलाइन फ्रॉम XYZ प्राइवेट लिमिटेड, व्हेन इट इज डिलीवर्ड, है ना। आजकल तो ऑनलाइन में भी कंप्लेन फाइल कर सकते हो, ऑनलाइन बुक ले रहे हो ना तो अमेजन भी फंस जाएगा अगर आप कंप्लेन फाइल करोगे तो। व्हेन इट इज डिलीवर्ड द नोटिस देयर वाज नो MRP मेंशन, MRP ही मेंशन नहीं है, मतलब आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही। उसने इंटरनेट पे ब्राउज किया तो बुक जो है वो सस्ती मिल रही है इंटरनेट पे। उसने केस फाइल किया डिस्ट्रिक्ट फॉरम में, और कोर्ट में केस फाइल करने के बाद अक्षय को मिला कॉम्पनसेशन 10,000 का। अच्छा, कंपनसेशन मिला ना, आइडेंटिफाई एंड स्टेट द कंज्यूमर राइट वायलेटेड इन द अबव केस। तो वायलेट कौन सा हुआ? राइट टू इन्फॉर्मेशन। और नेम एंड एक्सप्लेन द राइट एक्साइज, तो एक्साइज क्या है क्लास? वो कॉम्पनसेशन मिला। सीक रिड्रेसल, तो बी का आंसर है सीक रिड्रेसल, एक्सप्लेन कर देना। ए का है राइट टू इन्फॉर्म, क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दी, राइट। अच्छा, ये पॉइंट भी पेपर में पूछा जा सकता है, 3 टीयर। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 टीयर रिड्रेसल में पहला है डिस्ट्रिक्ट कमीशन या डिस्ट्रिक्ट फॉरम, दूसरा है स्टेट कमीशन, तीसरा है नेशनल कमीशन। ध्यान रखना, अगर तुम्हारे सामान की कीमत 1 करोड़ या उससे लेस है, इवन अगर 1 करोड़ भी है या 99,99,000 रुपए है, तो कंप्लेन कहाँ फाइल करोगे? डिस्ट्रिक्ट फॉरम के अंदर। डिस्ट्रिक्ट फॉरम में एक प्रेसिडेंट होता है, 2 अदर मेंबर होते हैं, और अदर मेंबर में एक वुमेन होगा, और प्रेसिडेंट रिटायर और वर्किंग जज है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, और अपॉइंट कौन करती है इसको? स्टेट गवर्नमेंट। तो जब आप यहाँ कंप्लेन फाइल करोगे, आपके प्रोडक्ट को लेंगे, टेस्टिंग में भेजेंगे लैब के अंदर, और लैब की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो जज है वो अपनी जजमेंट सुनाएगा। अगर आप खुश हो तो ठीक है, अगर आप खुश नहीं हो तो विद इन 45 डेज, ध्यान रखना, डिस्ट्रिक्ट में 45 डेज के अंदर आप इसको अपर कोर्ट में ले जा सकते हो, स्टेट कमीशन के अंदर लेके जा सकते हो। डायरेक्टली नेशनल में नहीं ले जा सकते, डिस्ट्रिक्ट से आप डायरेक्टली स्टेट में जाओगे। स्टेट में कौन होता है? एक प्रेसिडेंट होता है, 2 अदर मेंबर होते हैं, इसमें भी एक वुमन होगी, और प्रेसिडेंट जो रिटायर और वर्किंग जज है हाई कोर्ट का, और अपॉइंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ समान कीमत 1 करोड़ से प्लस
और 10 करोड़ तक होनी चाहिए। इवन 10 करोड़ भी होगा तो भी चलेगा, और 1 करोड़ नहीं, 1 करोड़ से प्लस, 1 करोड़ 1 रुपए, है ना। तो आप कंप्लेन फाइल करोगे स्टेट कमीशन में, ये आपके रिपोर्ट्स को देखेंगे, लैब में भेजेंगे सामान को, और फिर इनवॉइस होना चाहिए, बिल होना चाहिए, बिल नहीं तो कंप्लेन फाइल नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए कैश मेमो बिल लेना चाहिए। फिर आपको जजमेंट सुनाया जाएगा लैब की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप सेटिस्फाई हो ठीक है, अगर नहीं हो तो आपको एक और मौका मिलता है, आप नेशनल कमीशन के अंदर 30 दिन के अंदर जा सकते हो, कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। नेशनल कमीशन में एक प्रेसिडेंट, 4 मेंबर होते हैं, एक विमेन, और ये जो अपॉइंट करता है इनको ना, इन्हें क्लास सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और यहाँ पे वही इंसान जा सकता है जिसके 10 करोड़ से ज़्यादा, यानी सीधा अगर मेरे सामान की कीमत 11 करोड़ रुपए है तो मैं सीधे कहाँ कंप्लेंट फाइल करूंगा, नेशनल कमीशन में, ध्यान रखना। और अगर मुझे सेटिस्फेक्शन मिला ठीक है, नहीं तो विदिन 30 डेज मैं देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जाके कंप्लेंट फाइल कर सकता हूँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वही जा सकता है कंप्लेंट करने जिसके सामान की कीमत 10 करोड़ से ऊपर हो। तो आप अगर सामान की कीमत 10 करोड़ से नीचे है ना, तो आपको नेशनल कमीशन के जजमेंट से खुश रहना पड़ेगा। इससे ऊपर है तो ही आप जो है जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट तक। स्टेट कमीशन हैज जुडिशन टू एंटरटेन कंप्लेन। स्टेट कमीशन में क्लास जो कंप्लेन है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, मोर देन 1 करोड़, नॉट मोर देन 5 करोड़ नहीं, मोर देन 10 नहीं, लेस देन 1 नहीं, मोर देन 1 और नॉट मोर देन 10, ये ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओके, इसके साथ फाइनली 5 डेज का प्लेज हमने लिया था कि सारे के सारे टॉपिक्स जो जो 50 नंबर तक के कवर होंगे, मैंने कोशिश करी आपको करा दिया वो सारा का सारा। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जो भी छूटा है उसे क्लास कर लेना कवर, और कोशिश करना कि अच्छे से सारा याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी तबीयत सही नहीं है बिल्कुल, स्टिल मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के पीछे, दिन रात एक हो रही है, नींदें सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। आप लोग भी अपने लिए मेहनत करो, मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आपको अपने लिए करना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। लेन टेक के, बाय बाय। आई होप यहाँ तक आप अच्छे से करके आओगे, समझ आया तो मुझे कमेंट में लिखना जरूर। ये सीरीज आपने कैसे फॉलो करी, 5 के 5 दिन आपने अटेंड किया कि नहीं, मुझे बताना कमेंट में। कोई डाउट कोई दिक्कत हो कमेंट में लिखो, मैं पढ़ूंगा आपके मैसेज को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और प्लीज़ हर वीडियो को ना लाइक करा करो, क्योंकि ये मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, दिन रात मेहनत करने का। एक यही चीज़ है, मैं आपसे पैसे कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा, ना मैंने कोई पेड बैच पढ़ाया, बस एक ही है कि आप अच्छे से सीख रहे हो तो मुझे बताओ जरूर लाइक करके, खराब है तो भी मुझे बताओ ताकि मैं इंप्रूव कर सकूँ खुद को। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।